सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में विषय आप देख ही रहे हैं, अल्पसंख्यकों को समझना ही चाहिए, अधिकार के नाम पर उन पर अत्याचार न करें। इसी विषय पर आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश केंद्रित रहेगा। लेकिन यहाँ पर चूँकि ये इस विषय के अंतर्गत दो भाग हैं। पहले भाग में आज बाबा साहब कैसे बाबा साहब एक अच्छे वक्ता के रूप में विख्यात हैं, वर्तमान में हम इस बात को महसूस करते हैं। लेकिन बाबा साहब स्वयं इस बात को कहते हैं कि हम बहुत ही संकोची स्वभाव के थे और कैसे बाबा साहब ने कौन सा तरीका अपनाया अपना संकोच दूर करने के लिए और इतने अच्छे वक्ता बने। यदि आप भी अपने जीवन में आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक अच्छा वक्ता बना जा सकता है, तो बाबा साहब के इस शब्दों में बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं, यदि आप गौर करेंगे, समझेंगे उन बातों को, तो निश्चित है अमल में लाने पर आप भी एक अच्छे वक्ता बन जाएंगे। किन किन चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, छात्रों को संबोधित करते हुए बाबा साहब ये बात कहते हैं। और सम्मानित साथियों, वर्तमान परिदृश्य में राजनीतिक गतिविधियां चरम पर चल रही पूरे देश भारत में। ऐसे में राजनीतिक परिदृश्य में भी आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद शानदार होने वाला है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश पेज नंबर 65 से 68 तक प्रथम भाग के रूप में इसी विषय के अंतर्गत, द्वितीय भाग कल लेकर हम उपस्थित होंगे। सम्मानित साथियों, अब हम सीधे बाबा साहब के संदेश, बाबा साहब के स्पीच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भारत सरकार के विधि मंत्री और भारतीय अस्पृश्यों के महान नेता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हाल ही में मुंबई आए थे। उस दौरान मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज में दिनांक 10 अक्टूबर 1947 के दिन उन्होंने छात्रों को मार्गदर्शन करते हुए विद्वतापूर्ण भाषण दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा हम आपके समक्ष रखते हैं। बाबा साहब ने कहा कि अध्यक्ष महोदय और सभागृह में उपस्थित सदस्यों, इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए योग्य भाषण तैयार करने के लिए जितना समय देना जरूरी था उतना देना मेरे लिए लगभग असंभव था। इसका मुझे खेद है क्योंकि ये समय देश के राजनीतिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सम्मानित साथियों, 1947 का ये स्पीच है जब भारत देश आज़ाद हो चुका है, भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया गतिमान है। ऐसे समय में ये बाबा साहब का स्पीच छात्रों को है। तब बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं, क्या संदेश देते हैं, क्या आदेश देते हैं छात्रों को, क्या समझाते हैं और कैसे एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं, इन सभी बिंदुओं को लेकर आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद शानदार होने जा रहा है। बाबा साहब कहते हैं कि अब तक हम में से ज़्यादातर छात्र राजनीतिक आंदोलनों की ओर ध्यान देने लगे हैं। ये सही है, लेकिन उसे राजनीति क्या है, राजनीति में क्या जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं और राजनीतिक मामलों में सफलता पाने के लिए किन मार्गों को अपनाना पड़ता है, इसका वास्तविक एहसास नहीं है। विश्वविद्यालयी जीवन के असली सवाल और राजनीति में कोई मेल नहीं था। आप जब कहते हैं कि हमने जीवन के एक नए क्षेत्र में प्रवेश किया है, तब मुझे आपसे ये उम्मीद होती है कि आपने इस कॉलेज के छात्रों की पार्लियामेंट की स्थापना की है और इसके जरिए आपको जो बातें हासिल करनी है वे ये हैं जो बाबा साहब यहाँ बताते हैं। छात्रों के लिए बेहद क्रांतिकारी ये संदेश है। अगर भविष्य उज्जवल करना हो छात्रों को, तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अब यहाँ से छात्रों के लिए बेहद शानदार होने वाला है। पहला पॉइंट, अपने मन का विकास, उद्देश्य को विस्तार देना, सोचने की क्षमता बढ़ाना, कठिन सवालों को सुलझाने की अपनी शक्ति बढ़ाना। दूसरा बिंदु यहाँ पर है महत्वपूर्ण, जो याद रखने योग्य है। इस प्रकार आपको प्राप्त शक्ति, योग्यता, लक्ष्य, ताकत का इस्तेमाल इस देश की जनता के सामने उपस्थित विकराल समस्याओं को हल करने के लिए करना। और ये कोई आसान बात नहीं है, आसान कार्य नहीं है। पढ़ाई के कमरे में आराम से बैठकर अथवा विज्ञान की प्रयोगशाला में बैठे बैठे ऐसे सवाल हल नहीं हुआ करते। ये काम उतने आसान नहीं है। इनको हल करने के लिए इससे अधिक कुछ करने की ज़रूरत होती है। आप यहाँ राजनीति, विज्ञान, इतिहास, व्यापार, आयात निर्यात, मुद्रा और हम लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण
जगह ले चुके जो अन्य विषय हैं, केवल उन्हीं का अध्ययन नहीं करने वाले हैं बल्कि जो ज्ञान आप पाएंगे उसके सहारे आप न केवल अपने आप को बल्कि इस देश का सफल नेतृत्व करने वाले राजनीतिज्ञों की भी मुश्किल समस्याएं हल करने में मदद करने वाले हैं। उनसे कहाँ गलतियां हो रही हैं ये आप बताएंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि कम से कम इस कॉलेज के छात्र छात्राओं, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि पूरे भारत के न सही इसी इलाके के अन्य कॉलेजों के छात्र भी आज एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप इस पार्लियामेंट को केवल मनोरंजन का साधन नहीं समझेंगे। कुछ युवाओं को अति उत्साह में लगता होगा कि किसी की बुराई करने या हंसी मजाक उड़ाने के लिए ये जगह अच्छी है, लेकिन वे ऐसा ना समझें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस जगह के महत्व को आप समझें और उतनी ही गंभीरता से उसमें हिस्सा लें। और मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि इस सभागृह में सरकार के सदस्य और विपक्ष के नेताओं के बीच ही नहीं तो सभी सदस्यों के बीच उपस्थित किए गए सवालों पर अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अध्ययनपूर्ण बहस होनी चाहिए। इसके अलावा एक और बात का ध्यान आपको रखना होगा, और वह बात है कि तानाशाही शासन प्रणाली में नौकरशाही या राजा के मतानुसार कानून बनाए जाते हैं और ऐसी जगहों पर बोलना अनावश्यक हो जाता है। सत्ताधीश हो या नौकरशाह, उन्हें किसी के बोलने की ओर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी इच्छा ही कानून होता है। लेकिन पार्लियामेंट में कानून बनाए जाते हैं और ये कानून भले लोगों की इच्छा के अनुसार ही बनाए जाते हैं लेकिन जिसके पास विपक्ष को अपनी तरफ खींच लेने की कला होती है, वही अपने विरोधी मतों पर विजय भी पा सकता है। इस सभागृह में जो आपके खिलाफ हैं, उनके साथ मारपीट करके आप जीत हासिल नहीं कर सकते। इसी प्रकार अल्पसंख्यक लोग गुंडों को लाकर बहुसंख्यकों पर दबाव नहीं बना सकते। बहुसंख्यक भी अल्पसंख्यकों के साथ मारपीट नहीं कर सकते। इस सभागृह में जिन्हें अपनी बात मनवानी होती है, वे केवल अपनी वाक्पटुता के बलबूते पर ही मनवा सकते हैं। अपने विरोधियों को उसे बहस के जरिए ही अपनी ओर कर लेना होता है। बहस भले सौम्य हो या तेज, लेकिन हमेशा वह तर्क और विचारशील होनी चाहिए। इसीलिए पार्लियामेंट जैसी संस्थाओं में सफलता पाने का गुर है सभागृह को अपने बस में करने की योग्यता। आपको महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए पूरी तैयारी के साथ सभागृह में आना होगा और सभागृह में भाषण देने की कला सीखने के लिए मेहनत करनी होगी। अपने अनुभव के सहारे कहूँ तो ये कला सीखना कोई कठिन काम नहीं है। मैं खुद कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, और मान लीजिए अगर किसी ने भारत की राजनीति में हिस्सा लेने वालों में से अच्छे वक्ताओं की फहरिस्त बनाने की सोची, तब भी वह मेरा नाम उस फहरिस्त में किसी बलबूते शामिल नहीं कर पाएगा, और मुझे ये सम्मान पाने की लालसा भी नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि एक समय ऐसा था कि मुझे अपने संकोच से छुटकारा पाने की फिक्र हुआ करती थी। मैं इस बात को लेकर इतना निराश था कि छात्र मेरा मजाक बनाएंगे। यही सोचकर सिडन हम कॉलेज में मिली नौकरी छोड़ देने तक की मैंने सोची थी। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जिन्हें मेरी तरह डर सताता हो, वे अपना डर त्याग कर भाषा पर प्रभुत्व पाने की कोशिश में लग जाएं। मेरे मतानुसार इसमें कठिन कुछ भी नहीं है। इस सभागृह को अगर ढंग से चलाना हो तो अध्यक्ष के निर्णय का सम्मान करना शर्त है। अध्यक्ष के निर्णय पर आप किसी तरह की शंका को मन में ना लाएं। अगर ऐसा कोई सवाल पैदा होता है और कोई पुराना संदर्भ उपलब्ध ना हो तो, या फिर तुरंत निर्णय करना अध्यक्ष के लिए असंभव हो, तो अध्यक्ष खुद विभिन्न दलों के सदस्यों को उस प्रश्न पर अपने विचार व्यक्त करने और व्यक्त किए गए विचारों की छानबीन कर अर्थ बताने के लिए कहेंगे। किसी निर्णय के बारे में इस प्रकार छानबीन होने के बाद अध्यक्ष जो निर्णय करेंगे उसे आपको अंतिम वाक्य की तरह स्वीकारना होगा, भले ही यह गलत क्यों ना हो। कुछ एक सालों का अपवाद छोड़ दें तो 1926 से लेकर 1946 तक, यानी कि इन 20 वर्षों के लगभग सभी सालों में मैंने पार्लियामेंट्री कामकाज में हिस्सा लिया है। 1926 से 1946 तक बाबा साहब ने पार्लियामेंट्री कामकाज में हिस्सा लिया है। एक 20 साल का लंबा अनुभव बाबा साहब के पास यहाँ पर है, ऐसा बाबा साहब यहाँ कहते हैं। उस अवधि में हर तरह के अध्यक्ष बाबा साहब कहते हैं मैंने देखे हैं। उनमें से कई अच्छे थे,
कुछ नहीं थे, कुछ निष्पक्ष थे, कुछ योग्य थे, कुछ अयोग्य थे, ये भी कहा बाबा साहब ने। कुछ संतुलित थे और कुछ अन्य गुण और अवगुणों से भरे थे, लेकिन हमने उनके निर्णय का हमेशा सम्मान ही किया है। असल में ये दुख की बात है कि पार्लियामेंट का काम कैसे चलता है, इसका प्रत्यक्ष ज्ञान आपको नहीं मिल पाता। अगर आपको पेरिस, लंदन या अमेरिका जाने और उन जगहों का अधिवेशन देखने का मौका मिले तो इन 3 सभागारों के मज़ेदार मतभेदों को देखने का अवसर आपको मिलेगा। आप पाएंगे कि पेरिस का सभागृह आश्चर्य का एक नमूना है। एक बार पेरिस के कनिष्ठ सभागृह में मुझे लगातार 2 या 3 दिन जाना पड़ा था। वहाँ जो कुछ चल रहा था वह देखकर मुझे लगा कि क्राफर्ड मार्केट में और उस जगह में कोई फर्क नहीं है। उस सभागृह में लोग बार बार यहाँ वहाँ आवाजाही कर रहे थे और अनुशासन नाम की कोई चीज़ वहाँ नहीं थी। अध्यक्ष की बात कोई नहीं सुन रहा था, सभी अनुशासन की अनदेखी कर रहे थे और बेचारे अध्यक्ष महोदय को शांति बनाए रखने के लिए बार बार अपना हथौड़ा और इसी काम के लिए बनाया गया लकड़ी का एक टुकड़ा टेबल पर मारना पड़ता था। उनकी ओर किसी का ध्यान भी नहीं था। लेकिन लंदन के सभागृह में इसके बिल्कुल विपरीत तस्वीर आपको दिखाई देगी। वहाँ एक नियम है कि अध्यक्ष जब खड़े होते हैं तब वहाँ कोई और अपनी जगह खड़ा नहीं रहेगा, हर सदस्य को बैठे रहना होगा। उसी प्रकार सदन में जब एक व्यक्ति खड़ा हो तब और कोई और अपनी जगह खड़ा नहीं रह सकता, हर किसी को बैठे रहकर उसको सुनना होता है। कॉमन सभागृह में अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई सदस्य अपने भाषण की शुरुआत नहीं कर सकता। साथ ही अध्यक्ष पर कोई रोक नहीं होती कि वे फला व्यक्ति को ही बोलने की इजाज़त दें। वहाँ उनकी भाषा में एक उक्ति कही जाती है कि अपनी नज़र में आने वाले व्यक्ति को ही अध्यक्ष बोलने की अनुमति देते हैं। लेकिन उस उक्ति में एक छुपी बात है, वो इसके अनुसार हो सकता है कि अध्यक्ष किसी सदस्य की ओर देखें और उस सदस्य को भाषण के लिए आमंत्रित करने के बजाय केवल उसकी ओर देखकर आंखें मिचकाएं। इसकी वजह भी साफ है। कई लोगों के साथ साथ होने से अध्यक्ष हर सदस्य को जानते हैं, उनके अच्छे बुरे गुणों को जानते हैं। अध्यक्ष को केवल उनके पारिवारिक जीवन के बारे में जानकारी नहीं होती, बाकी सब वह जानते हैं। इसी कारण अध्यक्ष लंबा उबाऊ भाषण देने वालों को या उन सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं देते जिनकी बातों में महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं होते। आज का पहला प्रश्न सम्मानित साथियों, अभी ये बाबा साहब का स्पीच अधूरा है। पूरा देखने के लिए कल का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको देखना होगा, लेकिन उसके लिए समय से आपको अंबेडकर संदेश मिले इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को आप बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का प्रश्न है, बाबा साहब ने ये 20 साल का जो अनुभव बताया पार्लियामेंट्री में कार्य करने का, नज़दीकी से देखने का, तो वो 20 वर्ष कौन से हैं, किस ईयर से किस ईयर तक बाबा साहब कहते हैं पार्लियामेंट्री का कार्य मैंने देखा है और उसमें भाग लिया है, हिस्सा लिया है। तो वो 20 साल का आपको कार्यकाल बताना है, किस ईयर से शुरू होकर किस ईयर तक का बाबा साहब ने जिक्र किया है आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। आज यही प्रश्न आप सभी के लिए है और इसका जवाब बहुत आसानी से आप दे सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर बताएंगे कि बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है और ऐसा ही वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में। आप भी अपना अमूल्य योगदान दिए गए अकाउंट नंबर पर कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता खुद में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।